जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। अभी इसके बाद हम लोग इसको देखने के बाद हम लोग इसके थ्योरी के पर भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। ठीक है, ध्यान से समझना है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, क्योंकि ये आपके सेल्स का बहुत मोस्ट कॉमन पार्ट्स इसको माना जाता है। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्म जो रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। ध्यान से समझना, क्योंकि ये 3D मॉडल है तो मैं यहाँ पे तुम लोग को कुछ लिख के नहीं बता पाऊंगा, इसलिए ध्यान से तुम लोग को समझना है। कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर बात करें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आपका मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। वहीं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को हिंदी में खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। ठीक है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, उस पे राइबोसोम चिपके होते हैं। ये देखो, ये सब जो आपको यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, ये सब जो डॉट 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 दिख रहा है, ये सब कौन सा है, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। जो आपको रेड बॉल की तरह दिख रहा है, ठीक ना, ये आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। और ये किसका संश्लेषण करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम करता है। और ये जो जहां पे आपको डॉट डॉट बॉल के समान नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो बॉल के जस्ट बगल में जो प्लेन सतह है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो आपके होते हैं, ये आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो किसका संश्लेषण करता है, तो वो आपका वसा एवं वसा कहने का मतलब ऑयल, ठीक है, जिसको चर्बी भी बोला जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। वहीं आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये देखिए जो बॉल के समान डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। और ये सब जितने हैं ये सब राइबोसोम है। राइबोसोम चिपके होते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर। ये देखिए कुछ इस टाइप से आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिखता है। ठीक है, अगर बात करें, देखो यहाँ पे राइबोसोम होता है, किसमें होता है राइबोसोम, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में होता है। ध्यान रखना है, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पे। ठीक है, वहीं अगर बात करें रफ स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है उस पे वसा और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और ये आपके जो डॉट 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 दिख रहे हैं ये सब राइबोसोम होते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ चिपके हैं, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर चिपके हुए हैं। और ये जो बाकी जहां पे कुछ नहीं चिपका है वो सब आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। ठीक है, तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर रहा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एआई के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, हमारी हर एक कोशिका के अंदर हर पल एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया चलती रहती है और ये सचमुच जीवन और मौत का सवाल है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन फोल्डिंग की, और ये सब कुछ होता है एक हैरान कर देने वाली कोशिकीय फैक्ट्री के अंदर। तो चलिए इस पूरे ड्रामे को एक हीरो की कहानी की तरह समझते हैं। हमारा हीरो कौन है? एक नया नवेला अनफोल्डेड प्रोटीन। इसकी किस्मत दांव पर लगी है और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। तो हमारी कहानी का सेट कहाँ लगा है? ये है सेल की सबसे बिजी फैक्ट्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर। यहीं पर जीवन के लिए जरूरी प्रोटीन बनाए और पैक किए जाते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? असल में ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। समझिए कि ये सेल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें बनती हैं। अब इस फैक्ट्री के ना 2 मेन हिस्से हैं। एक है स्मूथ ईआर जो लिपिड बनाता है, और दूसरा है रफ ईआर जिसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं और यही प्रोटीन बनाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत इसी रफ ईआर में होती है जहां हमारे प्रोटीन हीरो का जन्म होता है। तो अब वक्त है हमारे हीरो की एंट्री का। राइबोसोम में बनने के ठीक बाद एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन यानी हमारा अनफोल्डेड प्रोटीन ईआर में दाखिल होता है। ये प्रोटीन ईआर में एक खास दरवाजे से अंदर आता है जिसका नाम है सेक्स61 चैनल। अभी ये बस एक पतले धागे जैसा है जिसका कोई तय आकार नहीं है। इसका असली मकसद है एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स 3D शेप में फोल्ड होना, क्योंकि सिर्फ तभी ये अपना काम कर पाएगा। और ये काम कोई आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि ईआर के अंदर का माहौल बहुत ही भीड़-भाड़ वाला है। सोचिए, यहाँ प्रोटीन की डेंसिटी 300 से 400 ग्राम प्रति लीटर तक होती है। ये तो एक खचाखच भरी फैक्ट्री जैसा है, जहाँ जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। अगर हमारा प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड हो गया तो वो बेकार हो सकता है या फिर चिपककर खतरनाक गुच्छे बना सकता है। जैसे ही हमारा प्रोटीन ईआर में कदम रखता है, उस पे काम शुरू हो जाता है। कुछ शुरुआती बदलाव होते हैं जो उसके आगे का सफर तय करेंगे। और ये सब कुछ पलक झपकते ही होता है। जैसे ही प्रोटीन चेन अंदर आनी शुरू होती है, उस पर एक साथ कई काम होने लगते हैं। उसका एंट्री पास, जिसे सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं, वो कट जाता है, उस पर खास शुगर टैग लगते हैं और उसकी फोल्डिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इन सब में से एक बहुत ही जरूरी स्टेप है ग्लाइकोसिलेशन। ये एक तरह का शुगर टैग है जो प्रोटीन पर लगाया जाता है। ये टैग सिर्फ प्रोटीन को स्टेबल ही नहीं बनाता, बल्कि एक सिग्नल की तरह भी काम करता है, जो आगे मदद करने वालों को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, इतनी भीड़-भाड़ वाली फैक्ट्री में हमारा प्रोटीन अकेला नहीं है। उसकी मदद के लिए एक पूरी टीम मौजूद है, जिन्हें चैपरोन्स कहते हैं। ये उसे भटकने या गलत तरीके से चिपककर गुच्छे बनाने से रोकते हैं। ये चैपेरोन भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो सीधे प्रोटीन के धागे को ही पकड़ लेते हैं, और दूसरे वो जो उस खास शुगर टैग को पहचानते हैं जो अभी अभी प्रोटीन पर लगा है। इनमें से एक है बिप, एक क्लासिकल चैपेरोन। इसे ईआर का मास्टर रेगुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग हर प्रोटीन की मदद करता है। ये क्या करता है कि प्रोटीन के जो चिपचिपे हाइड्रोफोबिक हिस्से होते हैं ना, उन्हें पकड़ लेता है ताकि वो आपस में चिपक न जाएं और उन्हें फोल्ड होने का सही मौका मिल सके। और अब आता है हमारे शुगर टैग का रोल। इस डायग्राम में देखिए, जैसे ही उस टैग से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हटता है, प्रोटीन एक खास चैपेरोन कैलिनेक्सिन के लिए एक चुंबक बन जाता है। कैलिनेक्सिन प्रोटीन पर लगे उसी शुगर टैग को पहचानकर उसे पकड़ लेता है। तो कैलिनेक्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को एक सेफ जोन में पकड़ के रखता है। एक तरह से उसे होल्डिंग पैटर्न में डाल देता है, जिससे प्रोटीन को बिना किसी डिस्टर्बेंस के सही शेप में आने की कोशिश करने का पूरा टाइम मिल जाता है। और यहीं पर इस सिस्टम की सबसे शानदार बात सामने आती है, एक कमाल का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अगर कैलिनेक्सिन से छूटने के बाद भी प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हुआ है, तो UGT1 नाम का एक सेंसर उसे फौरन पहचान लेता है। ये उस पर फिर से एक ग्लूकोज चिपका देता है और प्रोटीन को वापस कैलिनेक्सिन के पास भेज देता है, एक और मौके के लिए। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक प्रोटीन एकदम सही तरीके से फोल्ड ना हो जाए। सिर्फ चैपेरोन्स ही नहीं हैं, मदद के लिए कुछ एक्सपर्ट कारीगर भी हैं। ये खास एंजाइम्स हैं जो फोल्डिंग के सबसे मुश्किल और सबसे धीरे होने वाले स्टेप्स को तेजी से पूरा करते हैं। ये एंजाइम्स दो मेन काम करते हैं। एक होते हैं PDIs, जो प्रोटीन में मजबूत पुल यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, और दूसरे हैं PPIS, जो एक मुश्किल अमीनो एसिड प्रोलीन को सही जगह पर घुमाते हैं। ये दोनों ही काम प्रोटीन को उसका फाइनल स्टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस नेचुरली बहुत स्लो होते हैं। इन एक्सपर्ट एंजाइम्स के बिना प्रोटीन को ठीक से फोल्ड होने में इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा कि सेल के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब होगा फाइनल जजमेंट। हमारा प्रोटीन अब एक आखिरी इंस्पेक्शन से गुजरेगा, जो उसकी किस्मत का फैसला करेगा। अब यहां से सिर्फ दो ही रास्ते हैं। अगर हमारा हीरो यानी प्रोटीन सही सलामत ठीक से फोल्ड हो गया है, तो उसे ER से ग्रेजुएट होने की इजाजत मिल जाती है और वो अपने अगले सफर पर गोल्गी उपकरण की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो अभी भी गलत तरीके से फोल्ड है, तो उसे खत्म कर दिया जाता है। ER की ये फैक्ट्री वाकई में कमाल की है। यहां इंसुलिन जैसे छोटे प्रोटीन बस 35 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तो वहीं इम्यूनोग्लोब्युलिन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बनने में 100 मिनट से भी ज्यादा लग सकते हैं। हर प्रोटीन का सफर अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस वाकई कमाल का है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होता है जब ये इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी फेल हो जाती है? जब गलत फोल्ड हुए प्रोटीन्स सिस्टम से बच निकलते हैं, इसका नतीजा क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस से लेकर अल्जाइमर्स जैसी कई बीमारियों की जड़ इसी एक छोटी सी गलती में छिपी हो सकती है।